अगर हम कल्पना करें कि एक बेहद अमीर आदमी के घर आधी रात को डाका पड़े हाँ। और चोर बहुत ही शातिर तरीके से घर के अंदर घुसे भी, हाँ। और जब अगले दिन चोरी हुए सामान की लिस्ट बने तो उसमें कुछ कीमती हो ही ना। बिल्कुल। मतलब उसमें कोई सोना चांदी या कोई कीमती गहना ना हो, बल्कि चोरी क्या हो, पोप की होमर किताब की एक बहुत ही पुरानी सी कॉपी, और 2 मोमबत्तियां। हाँ 2 मोमबत्तियां और एक हाथी दांत का मामूली सा पेपर वेट। इसके अलावा ओक की लकड़ी का एक भारी भरकम बैरोमीटर और सबसे अजीब चीज सुतली का एक गोला। सुतली का गोला? मतलब ये सुनकर ये अजीब लगता है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई बहुत ही पेशेवर बैंक रॉबर हथियारों के साथ बैंक के सबसे सुरक्षित लॉकर में सेंध लगाए और वहां रखे करोड़ों रुपए छोड़कर सिर्फ ऑफिस की स्टेशनरी और कुछ रबर बैंड चुरा कर भाग जाए। बिल्कुल सही कहा। कोई भी सामान्य इंसान तो यही सोचेगा कि ये चोर या तो पूरी तरह से पागल था या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। और पता है, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम अपराधों को ना हमेशा उनके सतह पर दिखने वाले सबूतों से तौलते हैं। हाँ सही बात है। जब भी कोई ऐसी अजीबोगरीब घटना होती है तो पुलिस हो या आम लोग उसे किसी सिरफिरे का काम मानकर फाइल बंद करने की सोचने लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन अपराध के मनोविज्ञान में जो चीज जितनी बेतुकी और बिना किसी तर्क की लगती है, असल में उसके पीछे उतनी ही गहरी और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश होती है। मतलब कोई भी पेशेवर चोर अपनी आजादी और अपनी जान को जोखिम में डालकर सुतली का गोला तो नहीं चुराएगा। हाँ, जब तक कि उसका मकसद कुछ और ही ना हो। सही कहा, जब तक मकसद कुछ और ना हो। और यही वो बिंदु है जहां आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आर्थर कॉनन डॉयल के मशहूर कहानी द एडवेंचर ऑफ द रीगेट स्क्वायर के स्रोत सामग्री की गहराई में उतरने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही क्लासिक कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एकदम महत्वहीन सी दिखने वाली चीजें जैसे सुतली का वो गोला या बाद में मिलने वाला एक फटा हुआ कागज कैसे किसी बहुत ही खौफनाक अपराध की परतें खोल सकती हैं। और ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कातिल कौन था, हाँ, बल्कि इस बारे में है कि दुनिया का सबसे मशहूर जासूस सुरागों को उस नजरिए से कैसे देखता है जिसे बाकी पूरी दुनिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी अंधेरी गली या किसी खतरनाक अंडरवर्ल्ड से शुरू नहीं होता। हाँ, शुरुआत तो काफी अलग है इसकी। हाँ, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मानवीय और कमजोर स्थिति से, मतलब शारीरिक और मानसिक थकावट से। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से शर्लक होम्स की उस स्थिति का वर्णन किया गया है जब वो अपनी क्षमताओं के बिल्कुल सीमा पर पहुंच चुका था, एकदम टूट चुका था वो। हाँ। और किसी भी केस को समझने के लिए उस माइंडसेट को समझना जरूरी है जिसके साथ एक जांचकर्ता मैदान में उतरता है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत के मुताबिक होम्स की हालत सच में बहुत खराब थी उस वक्त। मैं पढ़ रही थी कि उसने नीदरलैंड सुमात्रा कंपनी और बैरन मोपेटुई से जुड़े एक बेहद जटिल अंतर्राष्ट्रीय केस को हाल ही में सुलझाया था, जो कि कोई छोटा मोटा केस नहीं था। बिल्कुल नहीं। बताया गया है कि होम्स ने लगातार 2 महीने तक दिन में 15-15 घंटे काम किया था। 15 घंटे लगातार, वो भी 2 महीने तक। हाँ, मतलब यूरोप की सबसे शातिर धोखेबाजों और खतरनाक अपराधियों से एक तरह का मानसिक शतरंज खेलते हुए उसका शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। वो फ्रांस के लियोन शहर के एक होटल में बीमार पड़ा था, जो कि होम्स के लिए काफी असामान्य है। वही तो मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि जो इंसान इतना अजेय लगता है, जो कभी थकता नहीं है, वो अचानक इतना टूट कैसे गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आम शारीरिक थकान नहीं थी, ये एक एड्रेनालिन क्रैश था। अच्छा, एड्रेनालिन क्रैश। हाँ, होम्स जैसे हाई परफॉर्मिंग लोग जिनका दिमाग हर समय पहेलियां सुलझाने के लिए दौड़ता रहता है ना, वो एक खास तरह की तनाव पर जिंदा रहते हैं। मतलब उन्हें उस स्ट्रेस की आदत हो जाती है। बिल्कुल। जब तक केस चल रहा होता है उनका शरीर उस तनाव को बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जैसे ही केस खत्म होता है और दिमाग के पास सुलझाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अचानक से खालीपन में गिर जाता है। ओह, तो ये उस अचानक आए खालीपन का नतीजा था। हाँ, इसे एक तरह का तीव्र मानसिक डिप्रेशन कह सकते हैं। शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो पूरी तरह से गिर जाता है। और इसी टूटते हुए शरीर और थक चुके दिमाग को आराम देने के लिए ही होम्स का दोस्त वॉटसन उसे लेकर इंग्लैंड के सरे इलाके में आता है। जगह का नाम है रीगेट। हाँ, जो कि एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह मानी जाती है। बिल्कुल। कर्नल हेटर नाम के एक परिचित का घर है वहाँ। वसंत का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, खुली हवा है, यानी आराम करने के लिए एक परफेक्ट जगह। लेकिन एक जासूस की किस्मत में शायद शांति होती नहीं है, ये चोरी। हाँ, वही। इलाके के एक बहुत ही अमीर आदमी बूढ़े एक्टिन के घर चोरी होती है और सामान वही मोमबत्तियां, बैरोमीटर, सुतली
और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस और खुद कर्नल हैटे की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर। हाँ, उन्होंने तो इसे कुछ खास नहीं माना। बिल्कुल, उन्होंने इसे महज इलाके में घूमने वाले किसी छोटे मोटे या अनुभवी चोरों के गिरोह का काम मान लिया। पुलिस के लिए एक महत्वहीन सी घटना थी, लेकिन होम्स के लिए नहीं थी। हाँ, होम्स जो कि बीमार और थका हुआ है, उसका दिमाग इस बेतुकेपन को स्वीकार ही नहीं कर पाता। मनोविज्ञान कहता है कि चोर हमेशा वो चीज चुराता है जिसकी बाजार में अच्छी कीमत हो और जिसे आसानी से छुपा कर ले जाया जा सके। बिल्कुल। अब ओक का बैरोमीटर तो बहुत भारी होता है, उसे चुराकर भागना एक तरह से बेवकूफी है। तो अगर ये असली चोरी नहीं थी तो क्या थी? मैंने स्रोत में पढ़ा कि होम्स तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि ये अजीबोगरीब चीजें सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए चुराई गई थी। मिसडायरेक्शन। हाँ, मतलब चोर घर में किसी और मकसद से घुसा था और जब वो मकसद पूरा हो गया या शायद फेल हो गया तो उसने जाते जाते सामने जो भी कबाड़ दिखा उसे उठा लिया, ताकि पुलिस इसे एक आम चोरी समझे और ज्यादा गहराई में ना जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार थ्योरी थी, लेकिन किसी ने होम्स की बात पर ध्यान ही नहीं दिया उस वक्त। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आम लोगों के लिए जब तक कोई बड़ी वारदात न हो ना, तब तक वे ऐसी छोटी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, वो सोचते हैं कि अरे छोटी सी चोरी तो है। सही कहा। लेकिन अपराध की दुनिया में एक छोटी सी भी विसंगति किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत होती है, और वो तूफान अगली ही रात रीगेट में आ गया। हाँ, और यहीं से कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। ठीक जब इलाके के लोग एक्टन के घर हुई इस अजीब चोरी को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, अगली रात 12 बजे के करीब एक हत्या हो जाती है, और वो भी कनिंघम परिवार के घर पर। हाँ, अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि कनिंघम परिवार और एक्टन परिवार के बीच जमीन को लेकर एक बहुत पुराना और कड़वा कानूनी मुकदमा चल रहा था। यानी दुश्मनी पहले से थी। बिल्कुल। तो आधी रात को कनिंघम परिवार का कोचमैन यानी जो उनका गाड़ीवान था, विलियम किरवन, वो गोली लगने से मारा जाता है। और इस हत्या की कहानी कौन सुनाता है पुलिस को? खुद घर का मालिक बूढ़ा कनिंघम और उसका जवान बेटा एलेक। हाँ, वो दोनों ही चश्मदीद थी एक तरह से। वे पुलिस को बताते हैं कि एक चोर उनके घर में घुसा था। विलियम ने बहादुरी से उसे रोकने की कोशिश की, दोनों के बीच हाथापाई हुई और चोर ने विलियम को गोली मार दी और अंधेरे में भाग गया। अब जो इंस्पेक्टर फॉरेस्टर थे जो इस केस की जांच कर रहे थे, उन्हें लगता है कि केस शीशे की तरह साफ है। हाँ, उनके लिए तो ये एक सीधी सी थ्योरी थी। उनकी थ्योरी ये बनती है कि वही चोर जिसने पिछली रात एक्टन के यहाँ वो बैरोमीटर और सुतली चुराई थी, उसी ने आज कनिंघम के यहाँ भी चोरी की कोशिश की और विलियम को मार डाला। मतलब दोनों घटनाओं को एक ही साधारण चोर से जोड़ दिया। हाँ, लेकिन तभी एक ऐसा सुराग मिलता है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। इंस्पेक्टर को विलियम की लाश के पास उसकी मुट्ठी में बहुत ही कड़ाई से दबा हुआ एक कागज का फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। एक बहुत ही अहम टुकड़ा। बिल्कुल, उस पर बस चंद शब्द लिखे थे, 12:15 बजे, 11:45। और उस कागज को देखकर इंस्पेक्टर फॉरेस्टर की जो थ्योरी थी वो थोड़ी बदल जाती है। उन्हें लगने लगता है कि चूंकि कागज पर समय लिखा है तो शायद विलियम उस चोर से मिला हुआ था। मतलब कोई मिली भगत थी दोनों में। हाँ, शायद उन दोनों ने 12 बजे मिलने का प्लान बनाया था। उनके बीच माल के बंटवारे को लेके कोई बहस हुई और चोर ने उसे गोली मार दी। पुलिस के हिसाब से ये एक बहुत ही आम और सीधी थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। क्या खामी? देखिए, अगर विलियम चोर से मिला हुआ था और उनके बीच बहस हुई तो चोर ने उसे गोली क्यों मारी? चलिए मान लेते हैं कि गुस्से में आकर गोली मार दी। हो सकता है। लेकिन गोली मारने के बाद जब बंदूक की आवाज से पूरे घर के लोग जाग गए होंगे तो कातिल के लिए सबसे जरूरी क्या था उस वक्त? जाहिर है वहां से तुरंत भागना। बिल्कुल, लेकिन वो भागा नहीं, उसने रुककर विलियम के हाथ से वो कागज छीनने की कोशिश की और विलियम ने मरते हुए भी उस कागज को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि कातिल सिर्फ आधा हिस्सा ही फाड़ पाया। ये सोचने वाली बात है ना? एक मामूली अपॉइंटमेंट नोट के लिए कोई कातिल इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा कि वो लाश के पास रुके और उसे छीने? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नोट तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक डेथ वारंट था। डेथ वारंट? हाँ, जिस कातिल ने भी अपनी आजादी को दांव पर लगाकर लाश के पास रुककर उस कागज को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की, उसे अच्छी तरह पता था कि वो कागज उसे सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। ओ, मतलब उस कागज में कुछ ऐसा था जो उसे फंसा सकता था। बिल्कुल। मुट्ठी का वो तनाव, वो जकड़न ये बताती है कि विलियम को भी अपने आखिरी पलों में एहसास हो गया था कि यही कागज उसकी मौत का असली कारण है। बाप रे। और कागज का जो आधा हिस्सा कातिल के हाथ लगा उसमें यकीनन ऐसा कुछ था जो कातिल की पहचान चीख चीख कर बता रहा था। और यहीं से शुरू होता है उस आधे फटे हुए कागज का असली विश्लेषण, जिसे हम लिखावट का विज्ञान या ग्राफोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल, ग्राफोलॉजी। होम्स उस कागज के छोटे से टुकड़े की बहुत ही बारीकी से जांच करता है। स्रोत में बताया गया है कि होम्स उस कागज को देखकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात नोटिस करता है। क्या बात थी वो? वह देखता है कि उस एक ही वाक्य में कुछ शब्द बहुत ही मजबूती से और भारी हाथों से लिखे गए हैं, जैसे एट और टू। लेकिन उसी वाक्य के बाकी शब्द जैसे क्वार्टर और 12 बहुत ही कमजोर, हल्के और कांपते हुए हाथों से लिखे गए हैं। ये लिखावट के विश्लेषण करना एक बहुत ही तकनीकी और गहरा हिस्सा है। हाँ, वो कैसे? जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियां हमारे दिमाग के मोटर कंट्रोल से चलती हैं। एक जवान और आत्मविश्वास से भरे इंसान की
लिखावट में एक दबाव और एक लय होती है। हाँ, एक फ्लो होता है हैंडराइटिंग में। बिल्कुल, लेकिन जब किसी इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है या वो बहुत डरा हुआ होता है तो उसकी मांसपेशियों का वो कंट्रोल कमजोर हो जाता है, अक्षरों के किनारे कांपने लगते हैं। जो कि उस कागज पर दिख रहा था। हाँ, होम्स तुरंत ये समझ जाता है कि ये किसी एक इंसान की लिखावट नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ही वाक्य में एक शब्द बहुत भारी दबाव से लिखा जाए और दूसरा शब्द कांपते हाथों से। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब होम्स ये निष्कर्ष निकालता है कि इस चिट्ठी को दो अलग-अलग लोगों ने मिलकर लिखा है। हाँ, दो लोग। पहले एक इंसान ने कुछ शब्द लिखे और बीच में खाली जगह छोड़ दी, और फिर दूसरे इंसान ने उन खाली जगहों को भरा। सोचिए कितना अजीब है ना, दो लोग एक ही छोटी सी चिट्ठी को बारी-बारी से क्यों लिखेंगे? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है और ये सीधे तौर पर अपराधियों के मनोविज्ञान की सबसे अंधेरी परतों में हमें ले जाता है। वो कैसे? देखिए, दो लोग एक साथ बैठकर एक ही वाक्य को तब लिखते हैं जब वे दोनों मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रच रहे हों जिसकी सजा मौत हो सकती हो। मतलब वो दोनों बराबर के हिस्सेदार बनना चाहते थे? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, जब उन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। अविश्वास। हाँ। यानी वे ये पक्का करना चाहते थे कि इस हत्या की साजिश में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी दर्ज हो, ताकि कल को अगर पकड़े जाएं तो कोई एक व्यक्ति सरकारी गवाह बनकर दूसरे को फंसा ना सके। इसे एक तरह का म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे को बांध कर रखना चाहते थे। हाँ, समझ गई। और होम्स ने यह भी गौर किया कि कमजोर लिखावट और मजबूत लिखावट में एक बहुत ही अजीब सी समानता थी। समानता दो अलग लोगों की हैंडराइटिंग में? हाँ, जैसे कि दोनों के ई अक्षर बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। लिखावट में ऐसी समानताएं अक्सर उन लोगों में पाई जाती हैं जिनका आपस में खून का रिश्ता हो, जो एक ही परिवार के हों। बिल्कुल, एक उम्रदराज व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे हैं और एक जवान व्यक्ति जिसके हाथों में ताकत है। ये सीधा इशारा था बूढ़े कनिंघम और उसके जवान बेटे एलेक की तरफ। माय गॉड, यानी एलेक ने अपने मजबूत हाथों से 8 और 2 लिखा और बूढ़े कनिंघम ने अपने कांपते हाथों से क्वार्टर और 12 लिखा। हाँ, और उसके हाथ सिर्फ उम्र की वजह से नहीं कांप रहे थे, बल्कि एक सोची समझी हत्या करने के डर से भी कांप रहे थे। तो ये साबित हो चुका था कि कनिंघम बाप बेटे ही कातिल है, लेकिन अदालत तो सिर्फ लिखावट की थियरी पर किसी को फांसी नहीं देती ना। बिल्कुल नहीं, होम्स को ठोस सबूत चाहिए था। हाँ, उससे वो कागज का दूसरा हिस्सा चाहिए था। और वो दूसरा हिस्सा यकीनन कातिल ने अपनी जेब में रखा हुआ था। क्योंकि कत्ल के तुरंत बाद पुलिस आ गई थी, तो उन्हें उस कागज को नष्ट करने या जलाने का तो मौका ही नहीं मिला होगा। सही बात है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक बहुत ही रसूखदार और शातिर मुजरिम की जेब से वो सबूत निकाला कैसे जाए। हाँ, पुलिस बिना किसी वारंट के उनकी तलाशी तो ले नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर होम्स ने एक ऐसा शानदार नाटक रचा जो किसी भी दुनिया के बेहतरीन जादूगर को मात दे दे। जादूगर का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? मिसडायरेक्शन। हाँ, ध्यान भटकाना। बिल्कुल, वो दर्शकों को अपने एक हाथ की तरफ देखने पर मजबूर करता है ताकि उसका दूसरा हाथ चुपचाप असली करतब कर जाए। वही तो, होम्स को सबसे पहले ये साबित करना था कि वो कागज बूढ़े कनिंघम ने ही लिखा है, और इसके लिए उसे उसकी लिखावट का एक ताजा सैंपल चाहिए था। और इसके लिए होम्स ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उसने जानबूझकर हत्यारे को पकड़वाने के लिए एक रिवॉर्ड पोस्टर यानी इनाम के पर्चे का ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन उसमें उसने कत्ल का समय गलत लिख दिया। उसने लिखा 12:45 1:45। हाँ, अब इंसान की फितरत होती है कि जब वो किसी और को गलती करते हुए देखता है ना, तो वो तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करता है। हाँ, लोग टोकते जरूर हैं। बिल्कुल, और बूढ़े कनिंघम ने बिल्कुल वही किया। जैसे ही होम्स ने वो पर्चा उसके सामने रखा, कनिंघम ने तुरंत 1 को काटकर 12 लिख दिया। और बस होम्स को कनिंघम की लिखावट का ताजा और एकदम सटीक सैंपल मिल गया। और दोनों की लिखावट पूरी तरह से मैच कर गई। क्या बात है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, वो फटे हुए कागज का दूसरा हिस्सा, जो कि सबसे जरूरी था। हाँ, कनिंघम के घर की तलाशी के दौरान होम्स अपनी बीमारी और शारीरिक कमजोरी का पूरा फायदा उठाता है। याद रखिए, वो अभी भी बहुत बीमार दिख रहा था। हाँ, वो तो है। वो अचानक चक्कर आने का नाटक करता है और फलों से भरी एक टेबल और पानी की कांच की सुराही जानबूझकर जमीन पे गिरा देता है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कैसा माहौल बन गया होगा। कांच के टूटने की तेज आवाज, जमीन पर बिखरता पानी और हर तरफ लुढ़कते हुए संतरे। एकदम अफरा तफरी मच गई होगी। हाँ, वहाँ मौजूद हर इंसान, कर्नल हेटर, इंस्पेक्टर फॉरेस्टर, बूढ़ा कनिंघम और एलेक, सबका ध्यान अचानक होम्स की तबीयत और उस बिखरे हुए सामान पर चला गया। सब घबरा गए होंगे। बिल्कुल, आधुनिक मनोविज्ञान में इसे एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग या हैकर का डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक कहा जाता है। आप सामने वाले के दिमाग को एक अचानक आई परेशानी में उलझा देते हैं ताकि उसका लॉजिकल दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर दे। और उन्हीं चंद सेकंड्स का फायदा उठाकर होम्स चुपचाप उस कमरे से खिसक लेता है। वो सीधे एलेक के ड्रेसिंग रूम में जाता है, क्योंकि उसे पता था कि एलेक ने उस रात गाउन पहना हुआ था। हाँ, वो गाउन टंगा हुआ था और होम्स ने उसकी जेब में हाथ डाला और कागज का वो दूसरा हिस्सा निकाल लिया। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, कनिंघम बाप बेटे बहुत शातिर थे। हाँ, वो बेवकूफ नहीं थे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि होम्स वहाँ नहीं है और उनके साथ धोखा हुआ है। वे दोनों भागते हुए ड्रेसिंग रूम में आते हैं और होम्स पर जानलेवा हमला कर देते हैं। एलेक, जो कि बहुत ही आक्रामक था, वो होम्स का गला दबाने लगता है और बूढ़ा कनिंघम होम्स का हाथ मरोड़कर वो कागज छीनने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही हिंसक संघर्ष था। हाँ, अगर इंस्पेक्टर और बाकी लोग वहाँ समय पर
पर ना पहुंचते तो शायद होम्स उस कमरे से जिंदा बाहर नहीं आता। बिल्कुल, वो मुजरिम अपने राज को दफन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन पुलिस समय पर पहुंच जाती है और दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लेती है। जब होम्स इंस्पेक्टर के सामने कागज के दोनों टुकड़ों को जोड़ता है तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। आखिर उस कागज में लिखा क्या था? उस पूरे कागज पर लिखा था, अगर तुम 11:45 पर ईस्ट गेट की तरफ आओगे तो तुम्हारे और एनी मॉरिसन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ओह, तो ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, ये विलियम को घर से बाहर बुलाने का एक जाल था। बिल्कुल, और यहाँ आकर इस पूरी वारदात का असली मकसद यानी जो मोटिव था वो डिकोड होता है। हाँ, अब सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। शुरुआत में एक्टन के घर जो अजीबोगरीब चोरी हुई थी वो किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खुद कनिंघम और उसके बेटे एलेक ने ही की थी। मतलब वो सुतली और बैरोमीटर वाली चोरी। हाँ, जैसा कि हमने बात की थी, कनिंघम और एक्टन के बीच जमीन का बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था। हाँ। तो कनिंघम बाप बेटे उस रात एक्टन के घर अपने मुकदमे से जुड़े कुछ बेहद अहम कानूनी दस्तावेज चुराने गए थे। हाँ। लेकिन जब उन्हें वे कागजात नहीं मिले तो उन्होंने खुद पर से शक हटाने के लिए सुतली का गोला और बैरोमीटर जैसी अजीब चीजें चुरा ली, ताकि पुलिस उसे एक आम चोरी समझे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उनका अपना नौकर विलियम रात के अंधेरे में जाग रहा था और उसने चुपचाप अपने मालिकों को वो चोरी करते हुए देख लिया था। और विलियम ने सोचा कि ये मौका है रातों रात अमीर बनने का। बिल्कुल, वो कनिंघम परिवार को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन विलियम ये नहीं समझ पाया कि वो कितने खतरनाक लोगों से पंगा ले रहा है। एलेक जैसे इंसान को ब्लैकमेल करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बहुत बड़ी भूल। कनिंघम परिवार के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो जीवन भर अपने नौकर के गुलाम बनकर रहें और उसे पैसे देते रहें, या फिर उसे रास्ते से हटा दें। और उन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना। उन्होंने बड़ी चालाकी से विलियम को आधी रात को बाहर बुलाया, उसे गोली मारी और फिर उसी इलाके में चल रही चोरियों का बहाना बनाकर एक झूठी कहानी घड़ दी, जो चोरियां उन्होंने खुद ही की थीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्रीमेडिटेटेड हत्या थी। इस पूरी कहानी में होम्स की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं थी कि वो चीजें देखता था। हाँ, क्योंकि पुलिस भी तो वही चीजें देख रही थी। बिल्कुल, मोमबत्ती, बैरोमीटर, कागज का टुकड़ा, सब कुछ पुलिस के सामने था। होम्स की खूबी ये थी कि वो ये समझता था कि किन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है। यही सबसे अहम बात है। एक आम जांचकर्ता बड़ी तस्वीर बनाने के चक्कर में ना अक्सर छोटी और अजीब चीजों को छोड़ देता है, लेकिन होम्स जानता था कि वो सुतली का मामूली सा गोला ही वो अकेला धागा है जो इस पूरे खूनी स्वेटर को उधेड़ सकता है। और यही एक विश्लेषक और एक आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दुनिया एक सीधी लाइन में चलती है। हाँ, हमें लगता है सब कुछ लॉजिकल है। अगर चोरी हुई है तो चोर ने की होगी, अगर अजीब सामान चोरी हुआ है तो चोर पागल होगा। लेकिन जब आप मनोविज्ञान को समझते हैं तो आप जानते हैं कि इंसानी बर्ताव कभी भी बिना किसी कारण के अजीब नहीं होता। सही बात है। हर विसंगति के पीछे एक तर्क होता है। होम्स ने बस उसी तर्क को फॉलो किया। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि कभी-कभी जिन्हें हम महज इत्तेफाक मान लेते हैं वही किसी बहुत बड़े सच की सबसे अहम कड़ी होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पे सच में सोचा जाना चाहिए। जरा इस बात की कल्पना करना दिलचस्प होगा कि अगर उस दिन होम्स बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बीमार नहीं पड़ता, और अगर वो थकावट मिटाने के लिए सरे के उस छोटे से गांव में आराम करने नहीं गया होता तो क्या होता? वही तो, स्थानीय पुलिस ने तो एक्टन की चोरी को एक मामूली घटना मान ही लिया था और जब विलियम की हत्या हुई तो उन्होंने आसानी से मान लिया था कि चोर ने उसे मार दिया। पुलिस कभी भी कनिंघम परिवार पर शक नहीं करती। बिल्कुल नहीं। मुजरिम इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित और अमीर लोग थे, उनका रुतबा उन्हें आसानी से बचा लेता। ये मर्डर एक परफेक्ट क्राइम साबित होता। केस हमेशा के लिए एक चोरी के दौरान हुआ हादसा मानकर बंद कर दिया जाता। और यही वो बात है जो सच में सोचने पे मजबूर करती है। आज भी हमारी असल दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही परफेक्ट क्राइम रोज होते होंगे जो सिर्फ इसलिए कभी नहीं पकड़े जाते क्योंकि कोई जिज्ञासु और तेज दिमाग सही समय पर सही जगह मौजूद नहीं होता। हाँ, ये तो है। न जाने कितनी ऐसी फाइल्स आज भी थानों में धूल खा रही होंगी जिनमें सुतली के गोले और फटे हुए कागज जैसे छोटे छोटे सुराग आज भी किसी शर्लॉक होम्स का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि न्याय के लिए सिर्फ सबूत होना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल, उस सबूत को सही नजरिए से देखने वाला भी चाहिए।